स्थिति में तो यही एक बात समझ आ रही है। संतोष कुमार हमारे साथ हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट विशेषज्ञ हैं। संतोष जी, जब कोई इस तरह का डिजास्टरस चीजें आती हैं सामने, तो एक खास तौर पर सरकार होने के नाते, आम नागरिक होने के नाते, सिर्फ सेंटर और स्टेट की नहीं मैं बात कर रही हूं, मैं आम नागरिकों को भी यहां पर जोड़ूंगी, जो एक पूरा मैनेजमेंट होता है वो कैसा होना चाहिए था, जो इस वाले मामले में कोरोना वायरस के इस भयानक पेंडेमिक के दौर में नहीं किया गया। देखिए, सबसे अच्छी बात तो पहले जो आपदा प्रबंधन में किया जाता है और जो हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 में बहुत ही क्लियरली सेक्शन 3 के प्रोविजन 7 में 8 प्रोविजंस दिए गए हैं। और उस प्रोविजंस को अगर किया जाए कि उसमें पहले होता है कि एंटिसिपेशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि हम प्रॉब्लम को कितना एंटिसिपेट करते हैं, और उसके लिए 2 चीजें करते हैं जो अभी कई देशों ने किया है, मॉडलिंग करते हैं, देखते हैं कि कितना इम्पैक्ट मैक्सिमम हो सकता है। दूसरा, जो पीछे का इम्पैक्ट हुआ उसका असेसमेंट करते हैं कि पीछे का इम्पैक्ट कितना था, और उसके हिसाब से फिर हम अपना कैपेसिटी एनालिसिस करते हैं। जैसे जो पीछे का हुआ वो अपने आप में 2019 में लॉकडाउन नहीं होता तो और भयावह होता, लेकिन अभी के जो कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे देश में अभी 70,000 आईसीयू बेड्स हैं और 40,000 वेंटिलेटर हैं, तो 1 लाख करीब 10,000 हुए। और अभी जो पेशेंट्स के आंकड़े आ रहे हैं 3.5 लाख प्रतिदिन के आ रहे हैं। तो पूरे देश का और 3.5 लाख का एक प्रोपोर्शन अगर देखें तो एक साफ लगता है, जब डिजास्टर में प्लानिंग करते हैं तो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल के आधार पे कि पिछली बार कितना मैक्सिमम हुआ और आगे आने वाले दिनों में कितना हो सकता है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो उसके बाद प्लानिंग करते हैं रिसोर्स असेसमेंट का। तीसरी बात, जो अगर हम पूरे डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रक्रिया में देखें तो हमारे अथॉरिटीज जितनी हैं, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सारों के रोल्स आइडेंटिफाइड हैं कि आपको ये करना है, दूसरे को ये करना, तीसरे। लेकिन ये चूंकि ये पैंडेमिक का इश्यूज है तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ साथ पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एंगेजमेंट होना चाहिए। भारतवर्ष का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है पब्लिक हेल्थ सिस्टम का, वो करीब 70% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है और 30% जो हमारा सेक्टर है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास। बट स्टेट गवर्नमेंट में इसके स्टेट के पास है, सरकारों के पास है। तो नियोजन की प्रक्रिया में हमारे जो दोनों पार्टनर है, जो मेजर पार्टनर हमारा प्राइवेट सेक्टर हो गया, और उस प्राइवेट सेक्टर के साथ हम असेस करेंगे, क्योंकि हमारी इसमें 4 चीजों की जरूरत हो रही है। एक तो प्रिवेंशन, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर 4.5 लाख 3.5 लाख मरीज अगर आएंगे प्रतिदिन और पेशेंट की स्थिति को देखेंगे और हमारे बेड की स्थिति को देखेंगे, तो देखते हैं तो उसमें जो सबसे पहली चीजें आती है कि प्रोटेक्शन करें ताकि इतने लोग बीमार ना पड़े, क्योंकि हम कोप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए पहली प्लानिंग जो होती है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी सर, थोड़ा हम वेग जा रहे हैं, जो व्यूअर है वो इस वक्त, थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगी क्योंकि मैं आऊंगी दोबारा आपके पास। थोड़ा सा मैं चाहती हूं कि हम ऐसी बात को शामिल करें अपनी बातों में, जो व्यूअर, जो दर्शक इस वक्त इस पूरी बीमारी को देख रहा है, इस वायरस को समझने की कोशिश कर रहा है, वो देख रहा है रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, वो देख रहा है ऑक्सीजन की कमी है, वो देख रहा है कि बेड नहीं मिल रहे हैं, वो देख रहा है कि ऐसे ही बाहर लोग पड़े हैं, उनके लिए मैनेजमेंट हुआ कितना, इस पर मैं सर दोबारा आऊंगी आपके पास। सृष्टि हमारे साथ हैं जो कि मिरांडा हाउस कोविड हेल्प डेस्क से जुड़ी हुई हैं। सृष्टि, मुझे जरा ये बताइए कि आपको जो कॉल्स आ रहे हैं आप लोगों को, वो किस तरह से दिक्कतें लोगों को आ रही हैं और मेजर क्राइसिस किस बात का है? मैम, सबसे पहले तो आप मुझे सुन सकती हैं? जी बिल्कुल। हाँ जी मैम, मुझे हर घंटे अप्रोक्सीमेटली 1000 कॉल आ रहे, दिन में एक आराम से 1000 कॉल आ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत 2 टाइप की होती है। एक, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन सप्लाई की बहुत कमी है, उन लोग मर रहे हैं। एंड नंबर 2, बेड्स। एंड लास्ट 3-4 दिन से आई हैव बीन ऑन कॉल। मैं एवरी डे हॉस्पिटल्स को कॉल कर रही हूँ पूरे दिल्ली में, और उनमें से एक के पास भी एक बेड नहीं है, और जिनके पास है वो नॉन ऑक्सीजन बेड है। वी आर इन अ सिचुएशन जो ऐसा है कि लोग जाए तो कहाँ जाए। आज मैं किसी के साथ बात कर रही थी, वो बोल रहे थे दिल्ली में रहने का फायदा ही क्या हुआ जब दिल्ली में अस्पताल ही अब नहीं है। बिल्कुल। अनदर पर्सन, वो कल रात को मुझे अराउंड 1 बजे मुझे कॉल आया, मैं सोने से पहले, मुझे कॉल कर रहे हैं रो रो के कि मेरी मम्मी को प्लीज बचा दो। मैं एक स्टूडेंट वॉलंटियर हूँ,
दिल्ली में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने कभी नहीं देखा कि लोग रो रहे हैं कि मैं क्या करूं, बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, मम्मी खा नहीं पा रही, पी नहीं पा रही है। आज अगर कुछ नहीं किया तो वो आज वो कल सुबह तक नहीं रहेगी। ये प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल। तो आप ये बता रही है कि रोजाना आप 1000 कॉल्स को अटेंड कर रही हैं और ज्यादातर या तो बेड अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल अगर है भी तो ऑक्सीजन नहीं है। वो बोल रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन की यहाँ पर हमारे पास व्यवस्था नहीं है, आप भर्ती मरीज को करवाना चाहते हैं तो करवा दीजिए। लेकिन जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई है पेंडेमिक के टाइम में वो ये कि ऑक्सीजन की भारी कमी लोगों के शरीर में इस वायरस के जरिए हो रही है और लोगों को एक एक सांस के कतरे के लिए जूझना पड़ रहा है। विकास चौधरी जी हमारे साथ हैं, दारावी पटेल साहब भी हमारे साथ हैं। मैं आप दोनों के पास जुड़ूंगी, लेकिन सर मुझे एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकना पड़ेगा और इस ब्रेक पर जाने के बाद हम वापस लौटेंगे तो आप दोनों के व्यू पॉइंट बहुत जरूरी होंगे, क्योंकि हम समझ पाएंगे कि चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर वाला एंगल हो या फिर मैन्युफैक्चरर्स हो, वो लगातार किस तरह की दिक्कतों से जूझ रहे हैं और आने वाले दिनों में अब की जो तैयारी है वो कितनी कारगर होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद लगातार आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। माने तो दिल्ली में जिस तरह कोरोना ने तेजी से अपने पैर पसारे हैं उसके पीछे यूके वेरिएंट हो सकता है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो मास्क पहनने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की। जरूर कुछ कुछ म्यूटेंट्स हैं जो ट्रांसमिशन एफिशिएंट है, लेकिन वो ट्रांसमिशन एफिशिएंट होते हुए भी हमें संक्रमित नहीं कर पाएंगे हम फेस मास्क लगा लेंगे तो ये एसोसिएशन पाया गया, बाहर का देशों में पाया गया, इंडिया में भी पाया गया, लेकिन इसका हमें ये समझना नहीं चाहिए ये तो एक न्यू म्यूटेंट है, ये तो हमें संक्रमित कर देंगे। हमारा हाथ पे कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल हमारा हाथ पे ही है। ये न्यू म्यूटेंट्स हो या पुराना म्यूटेंट्स हो, उसका फैलने का तरीका एक ही है। तो हमें जो करना चाहिए, जो टाइम टेस्टेड प्रूवन प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज है, वो हमें अपनाना चाहिए। भारत सरकार कोरोना प्रोटोकॉल के पालन पर जोर देते हुए वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दे रही है। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को टीका लगाने का महाअभियान शुरू हो रहा है। तो दावा किया जा रहा है कि यूके के नए वेरिएंट के खिलाफ भी भारत में इस्तेमाल किए जा रहे 2 कोविड वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन असरदार हैं। इसीलिए वैक्सीन की प्रक्रिया में तेजी आने से भारत में आई कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जा सकता है। देश भर में कोरोना संक्रमण की स्थिति बेहद भयानक होती जा रही है। मरीजों की गिनती का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर पहली दफे जो लहर थी उससे और भी ज्यादा घातक है। पहली लहर में लोग आसानी से ठीक हो रहे थे, लेकिन वायरस के बदले रूप ने पहले से ही कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है। इस बार गंभीर मरीजों की गिनती पहले से बहुत ज्यादा है। इन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। गंभीर मरीजों की सांसें उखड़ रही हैं और इन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, लेकिन अस्पताल ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं। अस्पताल के दरवाजों पर मरीजों का दम फूल रहा है और मरीजों के परिवार वाले एक एक कतरा ऑक्सीजन के लिए आंसू बहा रहे हैं। जीटीबी लोकनायक सारे अस्पताल में घूम लिया। सर कुछ मदद कर दो सर। देश का दम फूल रहा है, हर मिनट जैसे सांस घुट रही है। ऑक्सीजन के लिए कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई हाथ पांव पटक रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत इतनी है कि अस्पतालों के कोटे भी मुश्किल से पूरे हो रहे हैं। कोरोना की पहली लहर जब देश में आई थी तब पीपीई किट, कोरोना की जांच किट की किल्लत थी, और दूसरी लहर में सबसे बड़ा संकट खड़ा हुआ है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यानी जीवन देने वाली वो गैस जिसके बिना इंसान 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। कोरोना के गंभीर संक्रमण की चपेट में आए मरीजों का ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिर रहा है और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के उनका सांस लेना दूभर हो रहा है।
ये दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं। कोरोना की चपेट में आए मरीजों को बेड और ऑक्सीजन के लिए यहां लाया गया है, लेकिन अस्पताल में न बेड खाली हैं और न इतनी ऑक्सीजन की सांस के लिए तरस रहे बाहर पड़े मरीजों को दी जा सके। दिल्ली के इस शख्स ने बड़ी उम्मीद के साथ LNJP का रुख किया था, लेकिन उम्मीद टूटी तो हौसला भी टूट गया। मदर को कोविड हो रखा है, 21 तारीख से लेकर घूम रहा हूँ, कहीं जगह नहीं मिली। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल में बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। अभी एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का, अब इसको देखो उसको देखो, बहुत परेशान हो रहा, बहुत ज्यादा। अभी कहीं एडमिट हो जाए तो उसको देखूं मैं। अभी हमारा भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ सोचो, मैं तो सारे हाथ जोड़ रहा हूँ, जो बैठे हैं ऊपर सरकार बैठे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ कर लो, कुछ कर लो। ना तो रोडों पे ना यही हाल मिलेगा, रोडों पे हाथ जोड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इस शख्स की तरह ही दिल्ली का ये युवा भी अपनी मां को इस उम्मीद में अस्पताल लाया था कि उसे बेड या ऑक्सीजन मिल जाएगी, लेकिन मां की सांसें बचाने की उसकी आस भी अस्पताल के दरवाजे पर ही नाउम्मीदी में बदल गई। मम्मी को तो ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। केजरीवाल को, हर्षवर्धन को फोन करा, वो कह रहा अभी भेज रहे, कोई नहीं आ रहा यहाँ पर। सर सारे हॉस्पिटलों में घूम लिया हमने, सारे हॉस्पिटल में, GDB, लोकनायक, सारे हॉस्पिटलों में घूम लिया। सर कुछ मदद कर दो सर। कोरोना मरीजों की सांस ऑक्सीजन की कमी से टूट रही है और उनके तीमारदार और उनके परिवारों की सांस उनकी हालत देखकर फूल रही है। देश में कोरोना के गंभीर मरीजों की हालत बिना ऑक्सीजन बहुत खराब है। मैं क्या कोरोना पॉजिटिव है, जीबी पंत ने रेफर किया था लोकनायक जयप्रकाश के लिए। मेरे भाभी जो है, भाभी माँ गेट पर ही बैठी है, बोल रहे बेड नहीं खाली है। मैं एम्स में से भी आया, लाल बहादुर शास्त्री रेफर किया जीबी पंत, और जीबी पंत ने रेफर कर दिया लोकनायक जयप्रकाश। यहाँ का बेड खाली नहीं है। दिल्ली में हर 100 टेस्ट में से करीब 40 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। जिस रफ्तार से दिल्ली में कोरोना फैल रहा है, उसी रफ्तार से लोगों की सांसें उखड़ रही हैं। ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है और जैसे ही लोगों को खबर मिलती है कि दिल्ली में कहीं भी ऑक्सीजन है, वहां कतार लग जाती है। दक्षिणी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक गैस सप्लायर ने कोरोना मरीजों के लिए गैस मुहैया कराई। खबर फैलते ही दूर दराज के लोग उसके ठिकाने पर पहुंच गए। शंकर गैस सर्विस नाम की इस दुकान पर कोरोना मरीजों के तीमारदारों की लंबी कतार लग गई। सिलेंडर लेकर लोग सुबह से ही दुकान पर जमा हो गए। दुकान मालिक ने अपने इंडस्ट्रियल सिलेंडरों से कोरोना मरीजों के सिलेंडरों में गैस रिफिल की। एक हफ्ते से सेवा कर रहा हूँ, दिनों रात सेवा कर रहा हूँ। हमारे वर्कर, हमारे लेबर, हमारे बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं, सारे पूरे परिवार हमने लगे हैं, दिनों रात लगे हुए हैं। हम प्लांट से गैस ले आते हैं, ऑर्बिट हो गया, पैरामाउंट हो गया, वहाँ से हम ले आते हैं, अपने सिलेंडरों में फिलिंग करा करके ले आते हैं। यहाँ लोगों के छोटे सिलेंडरों में भर करके लोगों की सेवा कर रहा हूँ। यहाँ से गैस लेने आए थे, किसी रेफरेंस से पता लगा कि यहाँ पे गैस मिल रही है, तो सुबह 10 बजे से आए हुए हैं, अभी 12 बज रहे हैं, तो गैस हमारे को मिल गई है। वेलकम बैक। हम इस वक्त एक सबसे बड़े पैनल से ये चर्चा कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा हालात में क्या स्थिति इससे बेहतर हो सकती थी। बीते 1 साल में हमने किस तरह की तैयारियां की भी या नहीं की, या जो की वो नाकाफी तो नहीं थी। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। अब मैं सीधे रुक कर लेती हूँ विकास चौधरी का, जो मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। विकास जी, हम लगातार देख रहे हैं देश में ऑक्सीजन की कमी है, कहीं ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहा है, कहीं दवाइयां नहीं मिल रही है, कहीं रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है। इस बीच इंजेक्शन को लेकर भी अलग तरह के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? नमस्कार प्रीति जी। अभी जिस प्रकार की सिचुएशन पूरे देश में बनी हुई है और मेडिसिन लाइन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो हमारे यहाँ पर क्या है कि मेडिसिन जो मैन्युफैक्चर होती है वो एक बैच के द्वारा मैन्युफैक्चर होती है और उस पर एक बैच प्रिंट किया जाता है और वो एक उसका लॉट तय होता है कि वो होगी, तो वो मैन्युफैक्चर होने के बाद जब उसका कंप्लीट हो जाता है
और उसकी डिटेल हमें आगे गवर्नमेंट में सबमिट करनी पड़ती है कि इस बैच के हमने इतनी मेडिसिन इतनी क्वांटिटी प्रिपेयर करी है और ये हमने मार्केट में आगे दी है। साथ ही साथ अभी करंट की सिचुएशन में क्या है कि जो आपने रेमडेसिविर की इंजेक्शन की बात करी, फेविफ्लू की बात करी है, ये वो मेडिसिन है, इंजेक्शन है जो बहुत रेयर मार्केट में यूज होते थे जनरल डे में, परंतु आज जो पिछले साल कोरोना के समय में कुछ फार्मा कंपनियों ने इस इंजेक्शन को बनाना शुरू किया था, पर उनको रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण, सरकार से थोड़ी सी क्लियरेंस ना होने के कारण से उनका मनोबल टूटा, उनको नुकसान पहुंचा, जो उन्होंने उसको बीच में ही रोक दिया और आज केवल कुछ ही कंपनियां उसको आगे फॉलो कर रही हैं। साथ ही साथ अभी फेविफ्लू जो केवल एक ही कंपनी का आधा था, मैं आपको बताना चाहूंगा और सबको बताना चाहूंगा कि अब उसके अल्टरनेट में दो बड़ी लीड लेने वाली कंपनी एवेंटिस और नियो फार्मा, इन्होंने भी वो मेडिसिन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दी है और एक हफ्ते के अंदर अंदर ये पूरे मार्केट में आसानी से मिलेगी। साथ ही साथ जनरल जो मेडिसिन आजकल सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू घूमती है, एजिथ्रोमाइसिन है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, ये एक जनरल मेडिसिन है, मल्टीविटामिन है, इसको खाकर कोई साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होने वाला है, तो लोग इसको अपने यहाँ स्टॉक कर रहे हैं। कारण क्या है कि भाई उसकी एक्सपायरी 2-3 साल की लंबी होती है, तो जो एक व्यक्ति को दिन में एक बार लेनी होती है, वो अपने घर में 10-10 पत्ते लेकर रख रहा है, वो उसकी शॉर्टेज को पूरा करना। आज मैं अपने ऑफिस पर, अपने व्यवसाय पर रात के 1:30 बजे भी मुझे अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए तो विकास जी, इसका सीधा मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दारावी पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दारावी पटेल साहब, मैन्युफैक्चरर्स को अब किस तरह की रणनीति पे काम करना होगा, क्योंकि ये जो दौर है ये तो अभी आने वाले काफी समय तक रहेगा? मैन पावर नहीं था, रॉ मटेरियल्स नहीं थे, पैकेजिंग मटेरियल्स नहीं थे, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था प्रोडक्शन में। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है, तो दवाइयां तो बनती है वही तादाद में और डिस्ट्रीब्यूशन भी सही है। और इस बार जो ये हमारे प्रवासी कामगार है वो भी यहीं पे ठहरे हुए हैं, सभी सिटीज में है, तो लोडर्स की प्रॉब्लम नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी सही चल रहा है। हर एक फार्मेसी के पास मेडिसिन है। हाँ, कुछ मेडिसिन शायद कभी कभी कोई इलाके में नहीं मिलेगी क्योंकि लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं। दारावी पटेल साहब, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही है सर, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि किसी तरह की कमी नहीं है, लेकिन कोविड के लिए जो खास तौर पर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं वो लोगों को नहीं मिल रही है। क्या इसकी वजह स्टॉक कर लेना है मेडिसिन और दूसरे उपकरणों को, या फिर वाकई में कमी है जिसको आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों के पास ही नहीं है, ज्यादातर लोगों के पास है? नहीं, मेडिसिन ज्यादा करके सभी के पास है। अभी कुछ फार्मेसीज में क्या होता है, कुछ एरियाज में लोग पैनिक बाइंग कर देते हैं, तो कुछ दिनों के लिए दिक्कत होती है, वरना आज तो प्रोडक्शन हमारी फैक्ट्रियों में 100% चल रहा है। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम है, इसकी रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़ गए हैं, पैकेजिंग मटेरियल के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट के साथ डायलॉग में है और वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। तो ज्यादा करके हम आईडीएमए में ये मानते हैं कि भारत एक इंटरनेशनल फार्मेसी है, सिर्फ हमारे लोगों को नहीं लेकिन 200 कंट्रीज में हम दवाइयाँ भेजते हैं, तो हमारी तरफ से, हमारे मेंबर्स की तरफ से दवाइयाँ का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। ठीक है डॉक्टर अशोक, इसमें एक और महत्वपूर्ण सवाल आ जाता है। वो कह रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स की दवाइयों की कोई कमी नहीं है, हम दवाइयों की कमी होने नहीं देंगे, लेकिन इस दौर में नकली दवाइयों का भी वर्चस्व बहुत ज्यादा है। ऐसी नकली दवाइयों को एक आम आदमी कैसे समझ पाएगा? उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है होर्डिंग और नॉन अवेलेबिलिटी की जो मेन वजह है वो है होर्डिंग एंड पैनिक बाइंग। ये भी बता दूँ, एंड विल कम टू द अदर एस्पेक्ट फर्स्ट, बट अवेलेबिलिटी कम थी और जब कोविड ख़त्म हो गया था तो आपको समझना चाहिए कि ये दवाइयाँ और किसी चीज़ में यूटिलाइज नहीं होती हैं, चाहे वो फैविपिरावीर हो, चाहे वो रेमडेसिविर हो, और मैन्युफैक्चरर्स ने इसको कम भी किया था और बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। ऑब्वियसली जब यूटिलाइजेशन कम हो जाती है, केसेस 1/10 हो गए थे, आपको याद ही है 98,000 पर डे होते थे, वो 10,000 पे पहुंच गए थे।
तो ऑब्वियसली ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई थी। अब रैंप अप हो रही है। ये कहना गलत है कि नहीं, हमें भी नहीं मिल रही है अस्पतालों में, हमें भी 30 डोजेज मिलते हैं, 40 डोजेज मिलते हैं, बट हम सप्लाई ले आते हैं क्योंकि हमें पेशेंट्स को ट्रीट करना होता है। और अब कमी 2 वजह से हो रही है। एक तो 5 टाइम्स केसेस बढ़ गए और सीरियस केसेस अस्पताल के अंदर तो 10 टाइम्स बढ़े हैं। पिछले साल जो हमारे केसेस होते थे एटलीस्ट 30-40% वो होते थे जिनको माइल्ड डिजीज होती थी। फाइनली मैं ये कहूँगा एक पैनिक भी हो रहा है इन दवाइयों की। अब अगर मैं आपको कहूँ कि फैविपिरावीर लाइफ सेविंग दवाई है नहीं, इनफैक्ट ऑप्शनल मेडिकेशन है, इंग्लैंड और अमेरिका में तो प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है, और यहाँ पे वो पैनिक बाइंग हो रही है, होर्डिंग हो रही है और वो ब्लैक मार्केट में मिल रही है। इसी तरह अगर रेमडेसिविर को कहें तो वो लाइफ सेविंग दवाई नहीं है। इनफैक्ट उसमें भी देखा गया है कि सिर्फ वायरस लोड को कम करती है, बट यहाँ सर्टेनली हिंदुस्तान में हम जो भी मॉडरेट पेशेंट होता है उसको ज़रूर देते हैं सो दैट उसका वायरल लोड कम हो जाए, बेटर जल्दी हो जाए, अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाए। बट ये जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, इससे एडवांटेजेस मिले हैं अनफॉर्चुनेटली वो इलीगल काम को, जो कि होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग, जो कि एक इंटीग्रल पार्ट है अनफॉर्चुनेट ऑफ इंडिया। बट ये दवाइयों की शॉर्टेज अगले 1 हफ्ते और 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो गई है, इंस्टेंटेनियस हो गई है, और हमें खुद ही दिख रहा है कि अब धीरे धीरे और आसानी से हमारे पास आ रही है। तो ये नहीं कहूँगा कि अभी हैं, बट सर्टेनली इनकी अवेलेबिलिटी इजीली और होती जाएगी। चलिए, ये एक बहुत पॉजिटिव नोट पर आप बात कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो दवाइयों की कमी कुछ है भी या हो भी रही है तो वो जल्दी सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। मैन्युफैक्चरर्स को ये सीधे तौर पर कहा गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दें कोविड में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों को लेकर। संतोष जी, ऐसे में जब हमें महामारी से तो लड़ना ही है, साथ ही साथ जो होर्डिंग हो रही है इसमें नकली दवाइयां भी हैं, कमी भी हो रही है, ऐसे में डिजास्टर मैनेजमेंट क्या कहता है कि तैयारियां किस तरह से होनी चाहिए? क्योंकि अब तो चुनौती दोहरी है, हमारे जो मरीज हैं वो अपनी जान भी गंवा रहे हैं और ये पेंडेमिक अपने पीक पर आता हुआ दिख रहा है या और ज्यादा आएगा। कई कह रहे हैं कि 15 मई तक और बड़ा हालात बुरे हो सकते हैं। देखिए, इसमें अनसर्टेनिटीज जो हैं वो बहुत हैं और मैं अपने खुद बड़े भाई को इसमें खोया हूँ और हमारी माताजी उनकी जान गई है इसी कोविड में, अभी 3 दिन पहले की बात है। तो और सबसे बड़ी जो बात है इसमें कि जो चीज़ों का उपलब्धता ना होना, जैसे रेमडेसिविर की बात कर रहे हैं, ये इफेक्टिव ड्रग अभी बहुत हुआ नहीं है, लेकिन इसको हमने भी ढूंढा और करीब इसको ढूंढते ढूंढते करीब पिलर टू द पोस्ट हुआ और उसके बाद जाके 15,000 रुपए में वो मिला कहीं से। तो ये आइडिया ये कि जो डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई और डिमांड का जो गैप हो रहा है उसको रेगुलेशन से ठीक किया जा सकता है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस अगर हो तो और होर्डिंग तो उससे बड़े अच्छे तरीके से रोका जा सकता है। तो एक तो सप्लाई डिमांड का असेसमेंट और उसके साथ जैसे उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग में कोई कमी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोई कमी नहीं है। जब दोनों में कमी नहीं है तो मार्केट में शॉर्टेजेस कैसे हो रहे हैं? तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत इसको लाने की जरूरत है कि किस तरह से हमारे जो गवर्नेंस के जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उसको कैसे प्रायोरिटी पे लेके इस पे क्रैक डाउन करते हैं। दूसरी बात जो यहाँ पे मैं कहूँगा वो भी कि जो कोविड बिहेवियर है उसको एनफोर्स करने की जरूरत है ज्यादा मुस्तैदी से, इसलिए कि अगर वो नहीं होगा तो ऐसे प्रेशर जो होंगे हमारे हॉस्पिटल्स पे और जो हो रहे हैं अभी जो वर्तमान में देख रहे हैं, हमने भी एडमिशन कराने के लिए दिल्ली में घूमा, फरीदाबाद में घूमा, हरियाणा के इसमें घूमा, गाजियाबाद में घूमा, लेकिन कहीं नहीं एडमिशन मिल पाया। तो इसका जो इम्पैक्ट पेशेंट पे पड़ता है सीधा डेथ्स है, उसके पहले कोई इसकी रेमेडी नहीं है। तो ये जो एक दौर चल रहा है कि चीजें उपलब्ध नहीं है, इसलिए लोगों की जो मानसिक स्थिति है वो घर में कि हल्का सा बीमार पड़ेंगे तो उनको कहीं ऑल्टरनेटिव कहीं स्केप नहीं है कि हॉस्पिटल में जाएं। तो इसलिए कोविड बिहेवियर को ही इन्फोर्स करना पड़ेगा और उसके अलावा अभी वर्तमान में हमारे पास फायर फाइटिंग में कोई चारा नहीं है और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन को जितना रैम्पेंट करेंगे हमें उतना ज्यादा फायदा मिलेगा, जितना जल्द से जल्द करें। परसेंटेज पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया में सबसे ज्यादा हुआ है, लेकिन परसेंटेज पॉपुलेशन के हिसाब से अभी भी देखने की जरूरत है कि इसको और स्पीड अप करने के, जो कई इंपोर्ट की भी बात हो रही है और ज्यादा भी जैसे सुना भारत सरकार ने निर्णय लिया हर जगह से वैक्सीन को लाया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाएगा। तो ये एक अच्छा कदम है जिससे शायद
हमारा जो कॉन्फिडेंस, अभी तक हमें भी कोई एविडेंस नहीं मिला है। कॉन्फिडेंस बढ़ते रहे, इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए। मैं सृष्टि का दोबारा रुख कर लेती हूँ। सृष्टि, आप लगातार लोगों को बात कर रही हैं, कैसे डील कर रही हैं? क्योंकि एक आप मदद करना चाहती हैं और एक आपके पास मदद करने के लिए कुछ है नहीं, ऐसी स्थितियों में कैसे मैनेज करती हैं? मैम, फ्रैंकली जब ऑक्सीजन का सवाल होता है तब मैं एक्चुअली मदद कर पाती हूँ, जहाँ से भी हो पाए, जहाँ से भी मैं वेरीफाई करती हूँ, मैं उन ऑक्सीजन सप्लायर्स को कॉल करती हूँ, मैं जिनको चाहिए मैं बोलती हूँ अच्छा आप 2 मिनट वेट कीजिए। मैं जहाँ से भी हो सके ऑक्सीजन एक भी मिल जाए, मैं उनको वो लीड देके वहाँ पे वो वहाँ से वो अरेंज कर पाते हैं। पर ऑक्सीजन का तो तब भी हम देख सकते हैं, हॉस्पिटल बेड्स तो ऐसा है कि हम देख भी नहीं सकते। तब सिंपली बस बोलना पड़ता है कि आई एम रियली सॉरी, पर मैं कैसे बताऊं कि पूरे नेशनल कैपिटल रीजन में एक भी हॉस्पिटल बेड नहीं है। वो रो रहे हैं कि प्लीज एक दे दीजिए, कहीं से भी दे दीजिए, आईसीयू नहीं तो रेगुलर वेंटिलेटर वाला दे दीजिए। मेरा बेटा है, वो उनका ऑक्सीजन लेवल 50 पे हिट कर रहा है, वो सिर्फ 30 साल का है। इट्स वेरी हेल्पलेस। मैं कोशिश भी करना चाहती हूँ पर मैं कुछ कर नहीं सकती। तो ऑब्वियसली मैं एंड में उन्हें बता देती हूँ कि उनको पहले भी बताती हूँ, पर एंड में भी वापस बताती हूँ कि सर मैं तो सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जब देश का यूथ, जब हम स्टेप इन कर रहे हैं, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी नहीं पर हम ले रहे हैं, ऐसा हेल्पलेस फीलिंग नहीं होना चाहिए हमारे लिए। डॉक्टर अशोक सेठ, हमारे देश में मेडिकल स्थिति की हालत ये है कि अब बेड नहीं है और ये बीते 1-1.5 हफ्ते से मैं देख रही हूँ लगातार, लोग कई तो बाहर भी पहुंच चुके हैं। ऐसी स्थितियों से कैसे हम निपटें? पहले तो मैं इनका मिरांडा हाउस की जो स्टूडेंट हैं उनको तो मैं लिटरली प्रणाम करना चाहता हूँ, सलाम करना चाहता हूँ कि उन्होंने दिल से और एम्पैथी से और करेज से इतने पेशेंट्स की हेल्प की है और वो खुद भावुक होके, उनका दिल टूट रहा है बट किसी तरह वो पेशेंट्स को करेज दे रही है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि उन्होंने अपना जो दिल उनको दुख दे रहा है वो दूसरों को फेस में नहीं दिखाती, कॉन्फिडेंस ही देती है। इसी तरह हम लोग जो डॉक्टर्स हैं, सोचिए पिछले 1 साल से इसी से लड़ रहे हैं और हमें सिखाया ही गया है कि लोगों की जान बचाना। अब मेरे को 100 का फ़ोन कॉल्स आती हैं रोज़ की, जिसमें कि यही कि ऑक्सीजन नहीं है, किसी तरह एडमिट कर लीजिए, किसी तरह कुछ कर लीजिए। और हम बहुत डेस्परेट सिचुएशन में कुछ को एडमिट कर पाते हैं, कुछ लोग इमरजेंसी में खड़े होते हैं, कुछ लोग इमरजेंसी के बाहर खड़े होते हैं, कुछ लोग की कार्डियक अरेस्ट हो जाता है इमरजेंसी के बाहर, तब उनको रिससिटेट कर रहे होते हैं। वो कहते हैं ना डिप्रेसिंग सिचुएशन हो जाती है। बट फिर भी मैं किसी को पैनिक नहीं देना चाहता और किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहता। ये सिस्टम तभी ठीक हो सकता है जब हम बेटर केयर एट होम करें। आप समझिए कि 90% पेशेंट्स ने बेटर होना है ऑटोमेटिकली घर पे। असल में पैनिक भी इसलिए हो रहा है क्योंकि बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो लोग सोचते हैं कि थोड़ी सी भी ऑक्सीजन कम हो गई तो शायद एडमिट होने का टाइम आ गया है और आज बेड नहीं मिला तो कल क्या हो जाएगा, परसों क्या हो जाएगा। सो ऑफ ऑल द पेशेंट जो हम देख रहे हैं अस्पताल की तरह, और मैं कॉल्स रिसीव करता हूँ और मैं घर पे ट्रीट करता हूँ लोगों को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उनको 50% को तो मैं घर पे ही आश्वासन दे रहा हूँ कि घर पे आपकी ट्रीटमेंट हो सकती है, आप ये कीजिए, आप उल्टे लेटिए, आपकी ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, आप इतना न घबराइए, 90% ऑक्सीजन भी ठीक है। उनमें से 25% से 50% घर में ट्रीट होके बेटर हो सकते हैं। सो क्या मिसिंग है? मिसिंग ये है कि एक तो हमारी एजुकेशन ठीक नहीं रही। हमने पिछले साल खुद ही कहा था लोगों से कि जैसे आपकी 94% सैचुरेशन पहुंचे आप इमीडिएटली अस्पताल भागिए, और अब हम कह रहे हैं कि 90 तक भी आप न घबराएं, क्योंकि अपने पास तरीके हैं जिसमें कि आप अपने ऑक्सीजन को बेटर कर सकते हो, तो पैनिक न कीजिए। सेकेंडली मैं ये कहना चाहता हूं कि इवन घर के सिस्टम्स हमने ज्यादा एफिशिएंटली सेटअप नहीं किए। ठीक है, अस्पतालों ने अब
वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हर एक जगह फैसिलिटी है। हम हर एक को एक्सप्लेन कर सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं, रोज देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। बट एक्चुअली ये सेंट्रलाइज सिस्टम्स तो गवर्नमेंट ने भी सेटअप करने चाहिए थे, जिसमें कि होम मॉनिटरिंग हो सके, होम केयर हो सके, और लोग जो घर पे बैठे हैं वो बेटर हो सके। यानी कि अशोक जी आप कह रहे हैं कि एक सामंजस्य होना चाहिए था, और वो सामंजस्य अभी नहीं, वो डेवलप कर लिया जाना चाहिए था बीती स्थितियों को देखते हुए। विकास चौधरी जी, अब आने वाले दिनों में आप लोगों का क्या टारगेट है? मेरे पास थोड़ा ही समय है, तो मैं विकास जी और दारा बी पटेल के पास, दोनों के पास जाना चाहती हूँ। विकास जी पहले आप बोलिए। जी, आने वाले समय में हमने अपने स्टॉक को आगे जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लिया है, और जितना भी समय हमें अपने इसको कंप्लीट करने में लगेगा, चाहे वो रात के 2 बजे भी हो, हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई करेंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि मेडिसिन की कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। ये एक एटमॉस्फेयर का, एक पैनिक का एक सिम्टम है कि लोग कोई चीज मार्केट में फ्लोट होती है और उसको स्टॉक करने लगते हैं। इसलिए मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों को बताना चाहूंगा कि देश के अंदर मेडिसिन की बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। ये आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगी, पर आपको पैनिक नहीं होना है, पेशेंस से इसको लेंगे तो निश्चित रूप से मैं व्यापारी होने के नाते, दवा का उपयोगकर्ता होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बनती है कि देश के प्रति तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते विकास चौधरी जो इस वक्त कर सकते हैं वो करने के लिए तैयार हैं। दारा बी पटेल जी, मैं आपकी चैनल के जरिए दर्शकों को ये कहना चाहता हूं कि दवाइयों की कोई कमी नहीं होगी, और रेमडेसिविर जिसकी बात डॉक्टर साहब कर रहे थे, वो भी अभी गवर्नमेंट ने हमको इतना सपोर्ट दिया है कि पहले 10 जगह पे बनती थी, अब 20 साइट्स अप्रूव हो गई है। तो उससे रेमडेसिविर जो आज कुछ 38 लाख बन रही है, 75 लाख की उसकी कैपेसिटी होगी अब। तो और इसको हम केमिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं देंगे, सिर्फ गवर्नमेंट सप्लाई एजेंसी को देंगे। हमारे जो गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेट है, वो लोग बाय करेंगे और वो लोग डायरेक्टली हॉस्पिटल में देंगे। तो किसी को कोई चिंता की जरूरत नहीं है। रेमडेसिविर मिलना 2-3 दिन में बहुत अच्छा हो जाएगा सुविधा। तो आप सभी पैनलिस्ट जो हमारे साथ जुड़े हैं, मुझे बहुत हद तक पॉजिटिविटी महसूस हो रही है। वो इसलिए कि जो अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्टीज रखते हैं वो ये बता रहे हैं कि देखिए ये कोई हवा नहीं है, महामारी का दौर है, बिल्कुल है, लेकिन जो कम जरूरत वाले मरीज हैं उन्हें बेड नहीं घेर कर रखना है, उन्हें छोड़ देना है वो बेड जो क्रिटिकल सिचुएशन में है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त मदद कर रहे हैं। सृष्टि जैसे लोग हैं। सृष्टि, हैट्स ऑफ टू यू। सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, आप जब बात कह रही थी तो मैं भी कई दफे भावुक हो गई थी। आप ऐसे ही काम करते रहिए, और ये दौर भी हम देख रहे हैं, ये दौर खत्म भी हो जाएगा और हम सब एक बार फिर से जुड़ेंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माताओं ने बताया